हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम स्पेशल करंट अपडेट के माध्यम से हम सप्ताह भर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की खबरों को एक साथ एक वीडियो में लेके आपके सामने उपस्थित होते हैं, ताकि आपकी आगामी परीक्षा के लिए ये तथ्य, ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकें और आप अपनी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें। तो आइए इस सप्ताह की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर की खबरें हैं उनको इस वीडियो में हम कवर करते हुए आज का सफर शुरू करते हैं। चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार का उभयचर पहली बार दर्ज किया गया है। आपके सामने विकल्प है धारीदार मेंढक, धारीदार सिसिलियन, धारीदार छिपकली या धारीदार कछुआ। तो इसका सही विकल्प आपका विकल्प बी है, धारीदार सिसिलियन। व्याख्या पक्ष को देखेंगे। देखिए, जो धारीदार सिसिलियन है, जिसको एच थियोफिस एसपीटी नामक इसको उभयचर, इस नाम के उभयचर को पाया गया है। और ये कहां पर पाया गया है? तो काजीरंगा में पहली बार ये दर्ज किया गया है। ये कैसा दिखता है? तो बिल्कुल सर्प के जैसा, सांप के जैसा दिखता है और ये रात में चलता है, रात्रिचर है ये। और ये एक अंगहीन उभयचर है, अर्थात इसमें कशेरुक हड्डियां नहीं है, अंगहीन उभयचर के रूप में दिखाई देता है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। ये आमतौर पर भूमिगत होता है और गीली मिट्टी में ये रहता है और रात में सक्रिय होता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 20 से 50 सेंटीमीटर तक ये लंबा आमतौर पर देखा जाता है और पतला बेलनाकार होता है, ठीक उसी प्रकार जैसा कि सर्प होता है। मिट्टी की जो ह्यूमस है उसको बढ़ाने का काम ये करता है और साथ साथ जो कीट है, कीड़े मकोड़े हैं, उनको ये खाने का काम करता है। तो इसलिए कीट नियंत्रण में यह सहायक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्रदान किया गया। तो पहला तथ्य तो आपको प्रश्न में ही दिखाई दे रहा है कि विश्व शिल्प परिषद के द्वारा किसको ये दर्जा प्रदान किया गया? तो श्रीनगर को प्रदान किया गया। श्रीनगर विश्व शिल्प नगरी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला देश का कौन सा शहर बन गया है, अर्थात किस क्रमांक का वो शहर है? आपके सामने विकल्प है, चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला। तो इसका सही उत्तर है आपका विकल्प ए, चौथा। व्याख्या पक्ष को देखेंगे। इससे पहले वो कौन से नगर हैं जिनको यह दर्जा पहले ही प्राप्त हो चुका है? तो देखिए, हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद ने विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया है और श्रीनगर जो है विश्व शिल्प नगरी के रूप में अब जाना जाएगा इस दर्जे को प्राप्त करने के बाद। और ये इस प्रकार से चौथा शहर है। इससे पहले कौन कौन से और शहर हैं जो जिनको ये दर्जा दिया जा चुका है? तो देखिए, जयपुर को दिया जा चुका है, मलप्पुरम को दिया जा चुका है और मैसूर। इन शहरों को विश्व शिल्प शहर के रूप में पहले ही मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। 2021 में आप देखेंगे कि श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, यूसीसीएन के रूप में भी शामिल किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि विश्व शिल्प शहर जो कार्यक्रम है उसके तहत यह पहल शुरू की गई थी डब्ल्यूसीसी के द्वारा और वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये भी कुछ अन्य तथ्य हैं किस उद्देश्य से ये शुरू किए गए थे। तो शुरुआत करने का जो उद्देश्य था ये था कि दुनिया भर में जो भी सांस्कृतिक, आर्थिक या सामाजिक विकास में स्थानीय प्राधिकारी, शिल्पकार और समुदाय जो हैं, इनकी भूमिका जो रही है, महती भूमिका है, उन भूमिकाओं को इंगित करते हुए उनको मान्यता देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर को भारत के पहले यूनेस्को साहित्य शहर के रूप में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की लिस्ट में साहित्य शहर के रूप में किसको शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड या कन्नूर। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, कोझिकोड को साहित्य शहर के रूप में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। देखिए, केरल का जो कोझिकोड शहर है इसको हम कालीकट के नाम से भी जानते हैं। इतिहास में कालीकट की अपनी महत्ता है। सबसे पहले वास्को डी गामा केरल के कालीकट के तट पर आया था और इस तरह से यूरोप के साथ हमारा मसालों का व्यापार शुरू हुआ था। तो कोझिकोड को भारत के पहले यूनेस्को के साहित्य शहर के रूप में मान्यता देने की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। हर साल 23 जून को साहित्य शहर दिवस भी मनाया जाएगा, यह भी घोषित किया गया है। कोझिकोड की जहां तक बात है तो मैंने बताया आपको, कालीकट के नाम से जाना जाता है और केरल का ये एक शहर है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व तो इसके हैं ही, साथ साथ वास्को डी गामा पहली बार यहीं उतरा था, जिससे कि यूरोप से मसाले को लेकर हमारा कनेक्शन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वनस्पति विज्ञानियों और शोधकर्ताओं ने देश के 2 जैव भौगोलिक आकर्षण केंद्रों से पौधों की कितनी नई प्रजातियों की खोज की है? 2 जगहों से की गई है, 2 पौधों की प्रजाति की खोज की गई है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ए विकल्प। वो 2 प्रजातियां हैं, 3, 4, 5 भी आपके सामने विकल्प थे। व्याख्या पक्ष को देखेंगे।
देखिए, भारतीय वनस्पति विज्ञानी और शोधकर्ताओं ने अपना शोध कार्य किया और इसके माध्यम से दो जगहें थी भारतवर्ष की, एक अरुणाचल प्रदेश था और दूसरा अंडमान निकोबार था। तो यहाँ से खोज के परिणाम स्वरूप ये दो वनस्पतियों की प्रजातियां प्राप्त हुई हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से और अरुणाचल प्रदेश से। पहली जो प्रजाति है, इनको आपको ये बता दें कि IUCN की जो लुप्त प्राय श्रेणी है इसके अंतर्गत इन लोगों को रखा गया है। और ये दो प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो एक है पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंस और दूसरी है डेंड्रेफो लॉन्गेसिस। ये दोनों ही प्रजातियां हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश की प्रजाति है। पश्चिमी कामेंग जिले के मंडला क्षेत्र में ये पाई जाती है और इस प्रजाति में जो बैगनी धब्बे होते हैं सफेद रंग की ये होती है। और जहां तक बात है डेंड्रेफो लॉन्गेसिस की, तो ये लोरेंथेसी परिवार की है और मध्य अंडमान के लॉन्ग आइलैंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के निचले भूमि क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी खास बात यह है कि ये पोषक तत्वों को खींच लेती है। पोषक तत्वों को खींच लेगी तो जमीन की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी, तो वृक्षों को ये क्या करेगी, आसपास के जो वृक्ष होंगे उसको नुकसान पहुंचाएगी। कुछ उसी प्रकार से जिस प्रकार से यूकेलिप्टस के लिए कहा जाता है कि वो जमीन की नमी को खींच लेता है और आसपास अगर यूकेलिप्टस आप लगाते हैं तो जमीन बंजर हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के मध्य किस एंटी टैंक मिसाइल के सह उत्पादन पर चर्चा हुई है जिसका उत्पादन भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में किया जाएगा। तो देखिए, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, विकल्प है आपके सामने। टोव मिसाइल के बारे में भारत अमेरिका ने यह चर्चा की है कि जेवलिन मिसाइल, स्पाइक मिसाइल या 84 मिसाइल। तो इसका सही विकल्प आपका विकल्प बी होगा। व्याख्या पक्ष को देखते हैं। तो देखिए, हाल ही में भारत और अमेरिका अमेरिकी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल के सह उत्पादन पर दोनों देशों ने मिलकर चर्चा की है। अब ये एंटी टैंक मिसाइल है, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दूसरी भारत और अमेरिका के बीच में चर्चा हुई है, ये बात ध्यान रखनी है। साथ ही इस मिसाइल के बारे में कुछ खास बातें हैं जिसको हम ध्यान रखेंगे। देखिए, भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में ही इसका निर्माण किया जाएगा। तीसरा पक्ष ये है। चौथा ये है कि जो जेवलिन मिसाइल है ये एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, अर्थात ये ऐसी मिसाइल है कि इसको मानव भी अपने द्वारा पोर्टेबल है, मानव के द्वारा वो गतिशील है, उसको ले जाया जा सकता है। साथ ही इसको किसी छोटे मोटे जो वाहन होते हैं उस पर भी तैनात किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसकी जो उपयोगिता है वो ज्यादा है। इस मिसाइल को अमेरिकी रक्षा कंपनियों रेथान और लॉकहीड मार्टिन इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 1.2 मीटर लंबी है, 127 मिलीमीटर मोटी व्यास से युक्त है और 22.1 किलोग्राम ये वजनी है। साथ ही इसमें 8.4 किलोग्राम का एकल टेंडन चार्ज उच्च विस्फोटक एंटी टैंक वॉरहेड ले जाने की क्षमता उपलब्ध है, अर्थात इतनी क्षमता के वजन को ये अपने साथ ले जा सकता है। और इसकी अधिकतम रेंज की बात करें तो 2.5 मील इसकी अधिकतम रेंज है। और ये किस सिद्धांत पर काम करती है, तो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर ये काम करती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ भारतीय चित्रित मेढक देखा गया है, अर्थात ऐसा मेढक है जिसके ऊपर कुछ चित्र बने हैं, कुछ आकृतियां बनी हैं। कहां देखा गया है, कान्हा टाइगर रिजर्व में देखा गया है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, काजीरंगा टाइगर रिजर्व में या कवाल टाइगर रिजर्व में। तो आपका विकल्प सी कवाल टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना में स्थित है, यहां पर यह देखा गया। आपको बता दें कि यह तेलंगाना राज्य के मंचेरियल जिले में इसकी स्थिति है और वर्ष 1965 में टाइगर रिजर्व ये इसकी स्थापना हुई थी और 2012 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया था। तेलंगाना का जो कवाल टाइगर रिजर्व है, यहीं पर एक दुर्लभ भारतीय चित्रित मेंढक देखा गया है। क्या देखा गया है, तो चित्रित मेंढक देखा गया है। कहां देखा गया है, कवाल टाइगर रिजर्व में देखा गया है। कवाल टाइगर रिजर्व कहां है, तो तेलंगाना में है। ये मेंढक क्या है, अपने सामान्य आवास के बाहर खोजा गया है, मतलब सामान्य रूप से जहां मेंढक पाए जाते हैं ये मेंढक, वहां न देख के उससे बाहर देखा गया है, इसलिए ये विशेष हो जाता है। इसीलिए इसको एक महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है। भारतीय चित्रित मेंढक जो है, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, तो यूपेरोडोन टैब्रोबैनिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका मुंह जो है वो काफी संकीर्ण है, पतला है हम कह सकते हैं कि। और ये मेंढक की एक प्रजाति है और ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, तो श्रीलंका में पाई जाती है, बांग्लादेश, नेपाल, भारत में भी अब इसको खोज लिया गया है। श्रीलंका में ये सबसे ज्यादा इसको देखा जाता है, तो इस मेंढक को आप याद रखेंगे। अगला है, अभ्यास होपेक्स किन दो देशों से संबंधित है। अक्सर आपसे अभ्यास को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अभ्यास होपेक्स किन दो देशों से संबंध है। आपके सामने विकल्प है, भारत जापान, भारत अमेरिका, भारत चीन या भारत मिस्र। इसका सही विकल्प है भारत मिस्र से संबंधित है। भारत और मिस्र ने अभी इस अभ्यास को बीते दिनों अभ्यास होपेक्स पर चर्चा हुई है, क्योंकि ये अभ्यास होपेक्स में भारत और मिस्र ने एक संयुक्त अभ्यास किया है। इसी अभ्यास के तहत इस अभ्यास का आयोजन 21 से 26 जून तक मिस्र में किया गया। तो कहां किया गया, यह भी याद रखेंगे, तो मिस्र में किया गया। साथ ही साथ इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के
राफेल लड़ाकू जेट ने भी हिस्सा लिया। C-17 ग्लोबमास्टर और IL-78 टैंकर जो है ये भाग ले रहे हैं। तो इन लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की। साथ ही गौरतलब है कि इन दोनों देशों के बीच में यह चौथा संयुक्त अभ्यास है। तो चौथा है, कहां हुआ? मिस्र में हुआ। इन दो देशों के बीच, तो भारत और मिस्र के बीच, ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बनेरघट्टा जैविक उद्यान में उद्घाटित तेंदुआ सफारी के बारे में कौन सा कथन सही है? बनेरघट्टा में है, जैविक उद्यान यहां है, यह भी ध्यान रखिएगा आप। और यहां पर इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है, यह भारत की पहली तेंदुआ सफारी है। दूसरा, यह दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है। तीसरा है, यह केवल दक्षिण भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है। या चौथा विकल्प है कि यह केवल देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है। तो आपका सही विकल्प क्या होगा? दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। व्याख्या पक्ष को देखते हैं तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया, इस वजह से इसकी चर्चा हुई है। अब केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार 20 हेक्टेयर क्षेत्र का सीमांकन किया गया है, जबकि वर्तमान में सफारी के लिए बनेरघट्टा के खुले वन क्षेत्र में 8 तेंदुओं को छोड़ा गया है। तो कितने तेंदुओं को छोड़ा गया है? 8 तेंदुओं को। अब बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ तथ्य हैं, एक नजर उन पर भी डालते हैं। इसकी स्थापना की बात करें 1940 में हुई थी। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दे दिया गया था। 2002 में पार्क के एक हिस्से को जैविक उद्यान के रूप में डेवलप किया गया, जैसा कि जैविक उद्यान को लेकर यह प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। और देश का पहला जैविक उद्यान भी है। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि देश का पहला जैविक उद्यान कौन था? बनेरघट्टा का नाम आप याद रखेंगे, जिसमें एक बाड़बंद वन है, हाथी अभ्यारण्य भी स्थित है। 2006 में इसी उद्यान में देश के पहले तितली बाड़े का शुभारंभ भी किया गया था। और यहाँ पर इस उद्यान के बीच में एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है सुवर्ण रेखा नदी। तो आप ये भी याद रखेंगे, पार्क के ठीक बीच से बहती है, जिसको 2 भागों में विभाजित करती है। हाल ही में एक सांसद जो लगातार 5 बार के सांसद थे, उन्होंने अपनी शपथ के दौरान एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसकी वजह से ये चर्चा में रहे, जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। MIM के वो लीडर हैं, नेता हैं। ओवैसी शपथ विवाद में किस अनुच्छेद का हवाला देकर विपक्षी दलों द्वारा उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की जा रही है? तो ध्यान रखिएगा, इनकी सदस्यता समाप्त करने की बात की जा रही है। इनसे संबंधित अन्य तथ्यों को भी आप पढ़ लेंगे, क्योंकि ये काफी चर्चा में विषय रहा है। तो आपसे फिलहाल अनुच्छेद पूछा गया है इसमें, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है अनुच्छेद 102, विकल्प सी आपका सही है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान पर एक नजर डालते हैं कि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का अगर सदस्य चुना जाता है तो उसके लिए अयोग्य कब करार दिया जाएगा, वो बातें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। एक तो वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद अगर धारण करेगा तब उसको उसकी अयोग्यता घोषित होगी। दूसरा, अगर मानसिक रूप से वो विकृत है, उसका मस्तिष्क ही विकृत हो गया, तब वो अयोग्य घोषित किया जाएगा। या भारत का नागरिक ही नहीं है, या उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तब, या किसी विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा वो व्यक्त करता है, ऐसी दशा में उसको उसकी सदस्यता को खारिज किया जा सकता है। जैसा कि इन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जय फिलिस्तीन का जो नारा दिया उसमें किसी अन्य देश के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। साथ ही साथ संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत वो अयोग्य इस कंडीशन में ठहराया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एक मजबूत विरोध के फैलने की शुरुआत टिकटॉक से हुई? टिकटॉक भारत में फिलहाल उसको बैन किया गया है, लेकिन कोई एक ऐसा देश है जहां पर कोई विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के फैलने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो कौन सा देश है? केन्या, रवांडा, युगांडा या यूक्रेन? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, केन्या। व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। देखिए, केन्या में एक वित्त विधेयक पेश किया गया जिसमें कि कुछ ऐसे प्रस्ताव थे कि उसमें टैक्स को काफी बढ़ाया गया, कर वृद्धि की गई, जिससे वहां पर एक विरोध हुआ। और उस विरोध को, इस विधेयक के खिलाफ जो गुस्सा था, उसको सबसे पहले व्यक्त किया गया टिकटॉक के माध्यम से। और इसके बाद ये युवा कंटेंट क्रिएटर्स ने हर तरह के छोटे छोटे वीडियो बनाए और फिर उस वीडियो क्लिप को पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स या ट्विटर जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी इसको फैलाया गया और ये एक बड़े विद्रोह के रूप में तब्दील हो गया। तो फिलहाल ये केन्या में हुआ है ये विद्रोह, इसके माध्यम से फैला और इस पूरे देश में इस विद्रोह में काफी आगे जाके इसका व्यापक रूप से रूप हमको देखने को मिला है। तो फिलहाल आज की ये प्रश्न थे। सप्ताह भर के महत्वपूर्ण खबरों को कवर किया गया इस वीडियो में। अंत में एक अभ्यास प्रश्न हमारी परिपाटी है जिसके माध्यम से हम आपको टेस्ट करते हैं कि आपने कितने ध्यान से इस वीडियो को देखा। इसका जवाब आपसे अपेक्षित है
आपके लिए आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्रदान किया गया? जयपुर, मलप्पुरम, मैसूर, श्रीनगर। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।